सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कहाँ का क्वेश्चन है, मतलब कोई एग्ज़ाम का है या फिर ऐसे ही या फिर क्या करने वाले हैं। तो हम आज देखेंगे टोटल मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चंस थे और नीट 2022 में जितने भी आए हुए थे, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका जो सोल्यूशन है हम एक अलग वे से, अलग मेथड से करने का सोचेंगे, है ना, जिससे कि हमारा टाइम जो है बच सके। तो विदाउट एनी डिले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। ठीक है, ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तो बिना कोई डिले हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, है ना। तो सोल्यूशन इसका देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक है ना, जो कि उसके डिस्टेंस ट्रेवल का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेकंड में देखना है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है इन nth सेकंड, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है? u प्लस हाफ g 2n-1, है ना, इज इक्वल टू, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिए तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो वेरिएबल है ये 2n-1 है। ठीक है ना, 2n-1, n क्या है? nth सेकंड। जो 2n-1 है, ऐसे देखने में प्रतीत हो रहा होगा कि 2n-1 जो चीज है ये ऑड नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है। अगर nth ऑड नंबर हमको लिखना चाहे तो हम लिखेंगे 2n-1, है ना, समझ पा रहे होंगे। ऑड नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है ये 2n-1 जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा डिस्टेंस ट्रेवल का जो रेशियो होगा वो एक ऑड नंबर्स के रेशियो में होगा। तो ऐसा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3। वैसे भी आप पुट करके देख लीजिए, n = 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 5 आएगा एंड 4 पुट करेंगे तो 7 आएगा। हमारे पास ऑप्शन 3 है ना। तो ऑप्शन 3 जो है हमारे पास आंसर होगा। कौन सा? 1:3:5:7। आई होप ये क्लियर होगा, है ना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस इन द फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इसमें हमें बताना है रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहे तो जो वेलोसिटी होता है, क्या होता है? वेलोसिटी होता है ds/dt, है ना, विदाउट वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हम बस मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, है ना। v = ds/dt। ds/dt क्या होता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये समझ गए। अब हमें देखना है रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव वेलोसिटी का। ठीक है ना, तो पहले जो 30 डिग्री बना रहा है उसका स्लोप कितना हो जाएगा? tan ऑफ 30 डिग्री, है ना। और जो 45 बना रहा है उसके लिए tan 45। ये रेशियो हुआ हमारा। तो ये होता है 1/√3 और tan 45 1 होता है। दैट मीन्स जो रेशियो है 1:√3 हो जाएगा। ठीक है, सो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disk about its diameter, है ना। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, और नहीं तो हम समझाते रहे इसको। ये क्या कह रहा है? एक डिस्क है हमारे पास यूनिफॉर्म, ठीक है, थिन यूनिफॉर्म डिस्क है। तो एक एक्सिस जो इसके सेंटर से पास करे और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2, है ना, ये याद होना चाहिए। और अगर हम निकालना चाहें इसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी प्लेन के अंतर्गत किसी भी डायमीटर के अबाउट, ठीक है ना, कोई भी डायमीटर है, ये कोई भी डायमीटर, ये जो है ये होता है mr²/4। ये कैसे होता है mr²/4? तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से समझ सकते हैं। दो एक ही प्लेन के एक्सिस का सम,
है ना, एक तीसरे एक्सिस जो कि इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, उसके बराबर होता है। अगर इसको मान लें हम आई एक्स, इसको हम मान लें आई वाई, और ये जो इस फिगर में हम माने हैं इसको मान लें आई जेड, तो यहाँ इसके हिसाब से आई एक्स प्लस आई वाई जो है आई जेड होगा, ठीक है। और यहाँ पर बाई सिमिलरिटी हम देख सकते हैं कि आई एक्स और आई वाई जो है इक्वल होगा, है ना, कोई भी डायमीटर तो इक्वल ही होगा ना डायमीटर के अबाउट, तो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? होता ये है कि अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को मान लें, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसका डिस्टेंस के है, तो एम के स्क्वायर होगा ना, तो एम के वन मान लेते हैं, एम के वन स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से के वन का वैल्यू कितना आ जाएगा? आर बाई रूट टू। सिमिलरली यहाँ पर भी जो के टू का वैल्यू है इक्वल टू एम के टू स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आर बाई टू आ जाएगा ना, ठीक है। तो के वन बाई के टू का रेशियो हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा आर बाई रूट टू डिवाइडेड बाई आर बाई टू। ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो टू बाई रूट टू, डेट मीन्स रूट टू बाई वन। हेंस ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? टू ऑप्शन, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे इसके आगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा अच्छे से। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ball is projected with velocity 10 meter per second at an angle 60 degree with the vertical direction. Its speed at the highest point of its trajectory will be how much? Okay, तो प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल है कोई, u इसका स्पीड रहेगा, दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। ये जो प्रोजेक्टाइल है ये वर्टिकल से बना रहा है एंगल कितना? 60 डिग्री। तो ये इधर से कितना बना रहा होगा? ये 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, ना, टोटल 90 रहेगा ना, 30 डिग्री। और इस इंस्टेंट पे इसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या फिर हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना होगा अगर बोले तो ये होगा u cos 30, ठीक है ना। u कितना है? 10, और cos 30 कितना हो जाएगा? √3 बाई टू, डेट मीन्स हाउ मच? 5√3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बोल रहा है कि द स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्राजेक्टरी विल बी। तो हमें एक चीज पता है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल में उसके हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी या फिर स्पीड बोले ये हॉरिजॉन्टल होता है ना, और हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है प्रोजेक्टाइल में कभी चेंज होगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटी जो है वर्टिकली लग रहा है ना। दैट मीन्स कि जो u cos 30 है यही स्पीड उसका होगा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्राजेक्टरी के पास भी, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्टिकल वेलोसिटी है नहीं और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज होगा भी नहीं ना, क्योंकि कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। A body of mass 60 gram experience a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point. The magnitude of gravitational field. तो कोई भी मास अगर फोर्स को फील कर पा रहा है, वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा? मास टाइम्स दैट फील्ड, उसको जो भी आप बोल सकते हैं, मान लीजिए बोल ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, बोल दे रहे हैं मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड, नेट फोर्स उस पर लग रहा हो। तो फोर्स हमें पता है कितना है? 3 न्यूटन, और मास कितना है? 6 ग्राम। तो न्यूटन जो है केजी में ही रहता है, तो 6 ग्राम को कर देंगे, 60 ग्राम को कर देंगे हम केजी में, और इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये कितना आ जाएगा? 20-50, ठीक है ना, 50 न्यूटन पर केजी, है ना, क्योंकि 3 न्यूटन है ये, और ये जो हमारा केजी में हो गया, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है काफी आसान मतलब पूछा गया मैकेनिक्स में, और मैकेनिक्स वन ऑफ द हार्डेस्ट पॉइंट माना जाता है नीट या किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप मैकेनिक्स के क्वेश्चन को इतने आसानी से कर पाओगे तो फिर बाकी कोई क्वेश्चन टाइम बचा लेगा ना। जैसे मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन सारे आप सामने देख पा रहे हो कि 4 सेकंड 5 सेकंड में आप कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 2 objects of mass 10 kg 20 kg respectively are connected to the 2 ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass, है ना। तो क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं। एक रॉड है मान लीजिए, ठीक है, नेग्लिजिबल मास है तो इसको ऐसे ही रॉड मतलब धागा टाइप का मान लेंगे, काफी थीन है,
ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg है ना, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है ये 10 kg, ठीक है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसका मास जो है 20 kg, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों का, तो मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर ओरिजिन है ना, यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर 0,0 है, और हम 0,0 एक्स वाई नहीं भी माने तो चल सकता है, क्योंकि बस एक्स ही मान सकते हैं, तो वन डायमेंशन में है ही है, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा कितना पे होगा, अगर हम उसको एक्स बोले, अगर उसको हम एक्स बोले तो कितना हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 होता है, तो m2 इसका लेंथ पूरा कितना है 10 मीटर है, ठीक है, तो m2 है 20 इंटू 10 मीटर प्लस m1 x1, तो m1 तो 10 है बट x1 उसका 0 है तो उसको लिखेंगे नहीं। देखिए ये फायदा हुआ एक मास को ओरिजिन मानने का, ठीक है। हमेशा सेंटर ऑफ मास में या फिर कहीं पर भी आप कुछ ना कुछ क्लू ढूंढते रहिए कि मतलब हाँ क्वेश्चन को कैसे आसानी से समझा जाए वो तो एक अलग पार्ट है, बाकी जो उसका सोल्यूशन है कैसे आसानी से उसको किया जाए, है ना। देखिए बनने का बन जाएगा किसी से भी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मतलब हार्ड है आप नहीं बना पाएंगे, किसी से भी बन जाएगा, बट वहां पर बात है एक्यूरेसी का और टाइम का, है ना। तो टाइम बचाना है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मेथड हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक कंसेप्ट के लिए सीखना पड़ता है, और आप सीखेंगे कैसे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन तो आप सीख पाएंगे। तो इसमें देखेंगे m2 x2 हो गया, m1 x1 हमारा 0 था, बाई m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30, ये कितना आ गया 200 बाई 30, मतलब 20/3 मीटर। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg मास। अब देखिए 10 kg मास को लेफ्ट मानने से फायदा ये हुआ कि जो हमारा x आया, जो सेंटर ऑफ मास आया, ये डिस्टेंस फ्रॉम 10 kg ही आया ना, क्योंकि एक्स एक्सिस हम ओरिजिन माने ही है 0,0 पे, ठीक है, ये अलग है 10 मीटर लेंथ है ये इसका, तो समझ में आ रहा होगा मानने का फायदा। अगर 20 kg हम इधर मानते हैं तो पूरे डिस्टेंस में से हमको x हटाना पड़ता, समझ पा रहे होंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, है ना, उसको आप थोड़ा सा अपने अंदर मतलब अगर बना रहे हैं क्वेश्चन तो आप देखते रहिए कि कौन से क्वेश्चन हमको क्या सीखने को मिला, जैसे शॉर्ट हम कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास, ठीक है, और कोई बच्चा है तो देख लेता हूँ। हाँ एक और है, ये क्वेश्चन है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मूविंग विथ एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन 16 सेकंड, द एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा, ठीक है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब देखिए इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, ठीक है, ये मतलब बोर्ड के लिए भी आसान सवाल है। कैसे, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज को ही तो बोलते हैं ना, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन ना। तो अल्फा जो है ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। अब यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है ये चेंज हो रहा है 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम। आरपीएम क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। मान लीजिए कोई व्हील है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, तो ये रिवॉल्व कर रहा है पर मिनट कितना, मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है n बार पर मिनट, ठीक है, n बार रिवॉल्व कर रहा है पर मिनट, ठीक है। तो कितना एंगल ये रिवॉल्व कर रहा होगा, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल और n रिवॉल्यूशन में 2 पाई n, पर मिनट कर रहे हैं। अगर हम पर सेकंड का बात करें तो बाई 60, तो ये क्या हो जाएगा एंगल पर सेकंड, है ना, ये क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, समझ रहे हैं बात। मतलब अगर हमें आरपीएम दिया रहे तो उससे हम रेडियन पर सेकंड में जा सकते हैं ड्यू टू दिस। और ये नहीं कि इसको याद रखेंगे, इसको समझेंगे ऐसे ही कि हाँ इतने रेवोल्यूशन एन रेवोल्यूशन में कितना एंगल होगा, और अगर मिनट में है तो सेकंड बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड करना ही होगा, ठीक है। तो 3120 फाइनल है, इनिशियल कितना है 1200, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, ये हो गया। और इसको हमें करना होगा रेडियन में, ठीक है ना, आंसर भी देख पा रहे होंगे रेडियन में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो टाइम है 16 सेकेंड, ये भी सेकंड में है ना, तो मिनट में तो रहेगा नहीं, और आंसर जो है रेडियन में, इसलिए रेडियन में आ गए हम। तो इंटू 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि ये तो n आ गया ना, क्योंकि इतना ये तो रेवोल्यूशन हो रहा है एक्स्ट्रा 3120 - 1200, वाई में टोटल टाइम कितना हो गया 16, तो अल्फा कितना आ गया, टोटल चेंज निकाले वाई में टोटल टाइम निकाले, है ना। और इंटू 2π/60 इसलिए किए क्योंकि हमें रेडियन पर सेकंड चाहिए था। ये कितना आ जाएगा घटाने पे, ये टोटल ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, ये आप कर लीजिए 3120 - 1200, ठीक है, तो 1920, है ना, 1920
बाई 16 इंटू 2 पाई/60। तो 1920 जो है इसमें भागा करते हैं हम 60 से, तो ये आ गया 32 और 16 टू जा 32 एंड अल्फा इक्वल टू हाउ मच 4 पाई, है ना। तो 4 पाई आंसर आ गया, हमारा ऑप्शन जो है 2 सही हो जाएगा, है ना। तो समझ पा रहे होंगे आप। अब इतने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो सकता है 2-3 क्वेश्चन मेरा छूट भी गया हो, इसमें मैकेनिक्स का है इसी साल का, बट उससे मैटर नहीं है। 7 क्वेश्चन करके दिखाया मैं, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन दिखाया जो आपको हार्ड लगा हो या फिर मोर देन एवरेज क्वेश्चन रहा हो, बट कर लेंगे सब लोग, ऐसे नहीं कि नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें कम टाइम में करना है ना, क्योंकि फिजिक्स जो हमारा ज़्यादा टाइम लेता है। बाकी हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे तभी जब हमारे पास टाइम बच पाएगा, और मैकेनिक्स खास करके उसका हार्डेस्ट पोर्सन है, ठीक है। तो आगे भी मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, मतलब अलग अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना और कैसे कम टाइम में कर पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।